विषय है रचनात्मकता की सीमाओं को तोड़ना। हमारे पास एक बेहतरीन स्रोत है, द डायमेंशनल माइंड, जो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछता है कि जब आप किसी चीज में माहिर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या। अक्सर हम देखते हैं कि लोग सालों की मेहनत के बाद एक मुकाम पर पहुंचते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वे उन्हीं नियमों पर चलने लगते हैं जो उन्होंने सीखे थे, एक तरह के सेफ जोन में चले जाते हैं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा तर्क है कि असली रुकावट जो है वो टैलेंट की कमी नहीं बल्कि हमारा नजरिया है। अच्छा। हाँ, एक बार जब हम कुछ सीख लेते हैं तो एक तरह की असुरक्षा और चिंता वो हमें परंपरावादी बना देती है। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ नया करने की कोशिश की और फेल हो गए तो। लेकिन यह स्रोत हमें ठीक इसके उलट करने को कहता है, ज्यादा साहसी बनने, अपने ज्ञान का दायरा और बढ़ाने और किसी भी समस्या को हर मुमकिन कोण से देखने के लिए। और इसी प्रक्रिया से जन्म होता है उस चीज का जिसे लेखक आयामी मन यानी डायमेंशनल माइंड कहते हैं। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि यह है क्या और इसे विकसित कैसे किया जा सकता है। और इस सफर में हमारा साथ देंगे वोल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट, जिनकी जिंदगी को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत होती है दो तरह की सोच से। लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर दो तरह के मन होते हैं। एक है मौलिक मन यानी ओरिजिनल माइंड, और दूसरा पारंपरिक मन यानी कन्वेंशनल माइंड। बचपन में हम सब मौलिक मन के साथ पैदा होते हैं, मतलब हर चीज को लेकर एक जिज्ञासा, खुले विचार। हाँ, दुनिया को सीधे देखना बिना किसी फिल्टर के। बिल्कुल। एक बच्चा जब पहली बार बारिश देखता है तो उसे महसूस करता है, उसे चखता है, उसकी आवाज सुनता है। वो ये नहीं सोचता कि ये H2O है जो बादलों से गिर रहा है। सही बात है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पढ़ाई, समाज, जिम्मेदारियों का प्रेशर, इन सब में हमारा मन पारंपरिक हो जाता है। हम हर चीज को शब्दों, विचारों और आप कह सकते हैं पहले से बने बनाए अनुभवों के एक पर्दे के पीछे से देखने लगते हैं। तो हमारी सोच संकीर्ण हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी मौलिकता खो देते हैं। ज्यादातर लोग खो देते हैं। लेकिन आकर्षक बात यह है कि महान रचनात्मक लोग, जिन्हें स्रोत में मास्टर्स कहा गया है, वे अपने बचपन की इस मौलिक सोच को खोते नहीं हैं। अच्छा। बल्कि वो उसे अपने सालों के अनुशासन और ज्ञान के साथ मिला देते हैं। और इसी कमाल के मेल को आयामी मन कहा गया है। जी, ये बचपन जैसी हैरानी और एक एक्सपर्ट के ज्ञान का फ्यूजन है। और यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम मोज़ार्ट को देखते हैं। उन्हें तो अक्सर एक स्वाभाविक जीनियस माना जाता है ना? हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है, जैसे संगीत बस उनकी रगों में बहता था। बिल्कुल। लेकिन ये किताब बताती है कि उनकी प्रतिभा कोई जादू नहीं थी, उसे समझा जा सकता है। कैसे? देखिए, उनका बचपन संगीत से पूरी तरह घिरा हुआ था। 3 साल की उम्र में ही उनमें संगीत की असाधारण याददाश्त थी, लय की जबरदस्त समझ थी। पर यहाँ एक जरूरी बात है। क्या? उन्हें संगीत से गहरा सच्चा प्यार था। वो घंटों अभ्यास करते थे, इसलिए नहीं कि उन पर कोई दबाव था, बल्कि इसलिए कि वो खुद को रोक ही नहीं पाते थे। अच्छा। कहानी है कि उनके माता पिता को उन्हें पियानो से खींचकर बिस्तर पर भेजना पड़ता था। और फिर उनके बचपन में जो यूरोप के दौरे हुए, उसने तो जैसे उनके दिमाग में एक पूरा ब्रह्मांड ही बसा दिया संगीत का। हाँ। आप सोचिए जरा, एक छोटा बच्चा उस समय के हर बड़े संगीतकार से मिल रहा है, हर तरह का संगीत सुन रहा है, इटालियन ओपेरा, जर्मन सिम्फनी, फ्रेंच चेंबर म्यूजिक। हाँ, उनका दिमाग एक स्पंज की तरह था जो संगीत की एक विशाल शब्दावली को सोख रहा था। ये सिर्फ सीखना नहीं था, ये एक तरह से संगीत को जीना था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक संकट का दौर। हाँ। सैल्ज़बर्ग में उन्हें ऐसा संगीत लिखने के लिए मजबूर किया गया जो बहुत ही पारंपरिक और उबाऊ था। और ये उस संगीत से बिल्कुल अलग था जो उनके अंदर से आ रहा था। ये वही पारंपरिक मन का बाहरी दबाव था जिसका जिक्र हमने अभी किया था। और ये उनके लिए बहुत मुश्किल दौर रहा होगा। बहुत ज्यादा। वो लगभग संगीत से अपना प्यार खो बैठे थे। उनका मन उस रचनात्मकता के लिए तड़प रहा था जो बचपन से उनके अंदर थी, लेकिन बाहरी दुनिया के नियम और उम्मीदें उन्हें एक छोटे से डिब्बे में बंद कर रही थी। आप कल्पना कर सकती हैं कि ये कितना घुटन भरा रहा होगा। और फिर उन्होंने वो किया जो महान लोग करते हैं, उन्होंने विद्रोह किया। हाँ। 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता और अपने मालिक आर्क बिशप दोनों के खिलाफ जाकर वियना में ही रुकने का फैसला कर लिया। ये एक बहुत बड़ा और दर्दनाक कदम था।
अपने परिवार से रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन इस एक फैसले ने उनकी रचनात्मकता को आजाद कर दिया। और क्या आज़ादी थी? इसके बाद उनके संगीत में एक, आप कह सकती हैं, अभूतपूर्व विस्फोट हुआ। यहीं पर उनका आयामी मन पूरी तरह से सक्रिय हो गया। मतलब कैसे? उन्होंने क्या अलग किया? उन्होंने पियानो कॉन्सर्टो और सिम्फनी जैसे जॉनर, जिन्हें तब हल्का फुल्का मनोरंजन माना जाता था, उनको एक नई भावनात्मक गहराई दे दी। अच्छा। उन्होंने बड़े ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया। संगीत में डर, उदासी, उत्साह, हर तरह की भावना को पिरो दिया। उन्होंने संगीत को सिर्फ सजावटी चीज होने से निकालकर एक शक्तिशाली और अभिव्यंजक कला बना दिया। तो ये नकल करना नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये नियमों को हमेशा के लिए तोड़कर कुछ नया बनाना था। तो मोजार्ट की कहानी से हमें ये समझ आता है कि आयामी मन तक पहुंचने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, साहस भी चाहिए। साहस भी चाहिए, बिल्कुल। उस टैलेंट को बाहरी दबावों से बचाने और उसे आजाद करने का साहस। लेकिन सवाल ये है कि हम अपने अंदर इस सोच को कैसे जगा सकते हैं? स्रोत कुछ बहुत ही व्यावहारिक रणनीतियां बताता है। पहली है नकारात्मक क्षमता, नेगेटिव कैपेबिलिटी। हाँ, ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, ये आइडिया असल में कवि थे जॉन कीट्स, उनका है। इसका मतलब है अनिश्चितताओं, रहस्यों और शंकाओं के साथ सहज रहने की क्षमता, बिना तुरंत किसी जवाब पर पहुंचे। बिल्कुल। हमारा दिमाग जो ना, वो स्वाभाविक रूप से असुरक्षित महसूस करता है। उसे खालीपन पसंद नहीं। इसलिए जैसे ही कोई मुश्किल सवाल आता है, हम जल्दबाजी में कोई आसान सा जवाब बनाकर उस खालीपन को भर देना चाहते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कहना सीखने की कला, ये तो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जाता है ना? सही पकड़ा आपने। जहां हमें हर सवाल का तुरंत सही जवाब देने के लिए ट्रेन किया जाता है, अनिश्चितता के साथ सहज रहना तो सिखाया ही नहीं जाता। आपने बिल्कुल सही कहा। नकारात्मक क्षमता का अभ्यास करने का मतलब यही है, अपने अहंकार को एक तरफ रखकर चीजों को बिना जज किए अनुभव करना। मोजार्ट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कभी संगीत पर कोई एक विशेष राय नहीं बनाई कि बस यही तरीका सही है। जब उन्होंने महान संगीतकार बाख का संगीत सुना, जो उनके स्टाइल से बहुत अलग और जटिल था, तो वो रक्षात्मक नहीं हुए? नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा तरीका बेहतर है, बल्कि उन्होंने एक छात्र की तरह खुले दिमाग से उसका अध्ययन किया और उससे अपनी संगीत की शब्दावली में शामिल कर लिया। और इसी वजह से उनके बाद के संगीत में एक नई आश्चर्यजनक गहराई आई। बिल्कुल। तो पहला कदम है अनिश्चितता को स्वीकार करना। लेकिन सिर्फ स्वीकार करने से तो समाधान नहीं मिलता। स्रोत कहता है कि कई बार समाधान तब आता है जब हम उसे खोज भी नहीं रहे होते। हाँ, जो हमें दूसरी रणनीति पर लाता है, आकस्मिक खोज यानी सेरेंडिपिटी को जगह देना। इसका सिद्धांत बहुत सरल और गहरा है। जब हम किसी प्रॉब्लम पर बहुत ज्यादा ध्यान लगाकर काम करते हैं, तो हमारी सोच एक सुरंग की तरह संकीर्ण हो जाती है। एक ही रास्ते पर अटक जाते हैं। हाँ, लेकिन जब हम थोड़ा आराम करते हैं, टहलने जाते हैं या कुछ और करने लगते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा खुला होता है और वो नई और अप्रत्याशित कड़ियां जोड़ने लगता है। लेकिन ये तो किस्मत की बात लगती है। क्या इसे सच में एक रणनीति कहा जा सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसे रणनीति इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आप इसके लिए माहौल तैयार कर सकते हैं। किताब में लुई पास्चर की कहानी है, इम्यूनोलॉजी की खोज वाले। जी हाँ, वो चिकन कॉलेरा पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन छुट्टी पर जाने की वजह से बैक्टीरिया के कुछ कल्चर महीनों तक लैब में पड़े रह गए। जब उन्होंने वापस आकर इन पुराने कमजोर कल्चर को मुर्गियों में इंजेक्ट किया, तो वे बस थोड़ा बीमार होकर ठीक हो गईं। यहाँ तक तो लगता है कि प्रयोग फेल हो गया। कोई और होता तो शायद यही सोचता। लेकिन इसके बाद पास्चर ने कुछ और किया। जब उन्होंने नई ताकतवर कल्चर उन्हीं मुर्गियों को दी, तो वे नहीं मरी। अरे! जबकि जिन मुर्गियों को पुराना कल्चर नहीं मिला था, वो मर गईं। किसी और ने शायद इसे एक अजीब घटना मानकर छोड़ दिया होता। लेकिन पास्चर ने इस अप्रत्याशित नतीजे पर ध्यान दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने समझा कि कमजोर बैक्टीरिया ने मुर्गियों के शरीर को असली बीमारी से लड़ना सिखा दिया था, और यहीं से टीकाकरण यानी इनॉक्यूलेशन के सिद्धांत की खोज हुई। जैसा कि उन्होंने बाद में कहा, मौका केवल तैयार दिमाग का साथ देता है। बिल्कुल। सेरेंडिपिटी किस्मत नहीं है, ये अप्रत्याशित को देखने की तैयारी है। वाह! मतलब दिमाग को तैयार रखना और फिर चीजों को अपने आप जुड़ने का मौका देना। अच्छा, मोजार्ट और पास्चर के उदाहरण तो बेहतरीन है, पर क्या ये सिर्फ महान वैज्ञानिकों और कलाकारों पर ही लागू होता है? नहीं नहीं, हमारे रोजमर्रा के काम में नजरिया बदलने का कोई तरीका है?
और शायद यही तीसरी रणनीति है, अपना नजरिया बदलना। हमारा दिमाग शॉर्टकट लेना पसंद करता है, चीजों को श्रेणियों में बांटता है ताकि ऊर्जा बचे। लेकिन रचनात्मक लोग इस आदत का लगातार विरोध करते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण राइट ब्रदर्स का है। उस समय जो भी लोग उड़ने वाली मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, वे उसे एक जहाज की तरह सोच रहे थे। जैसे पानी का जहाज पानी में स्थिर रहता है। ये तो तर्कसंगत लगता है। लेकिन यही सोच उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। लेकिन राइट ब्रदर्स साइकिल बनाने वाले थे। अच्छा, उनका बैकग्राउंड अलग था। हाँ, उन्होंने अपनी सोच बदली। उन्होंने विमान की तुलना जहाज से नहीं बल्कि एक साइकिल से की। साइकिल से? हाँ, साइकिल स्वाभाविक रूप से अस्थिर होती है और राइडर उसे लगातार संतुलित करना सीखता है। इसी एक सोच के बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। तो उन्होंने एक ऐसा विमान डिजाइन करने पर ध्यान दिया जिससे नियंत्रित किया जा सके, न कि सिर्फ स्थिर रखा जा सके। उन्होंने समस्या को एक अलग नजरिए से देखा और इतिहास बना दिया। वाह है, मतलब सिर्फ एक छोटी सी सोच बदलने से कि हवाई जहाज जहाज नहीं बल्कि एक उड़ने वाली साइकिल है पूरी की पूरी। एकदम सही। ये हमें बताता है कि रचनात्मकता अक्सर नए विचार खोजने के बारे में नहीं बल्कि पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ने के बारे में है। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। स्रोत ये भी बताता है कि रचनात्मक प्रक्रिया में तनाव और सफलता का एक चक्र होता है। हाँ, ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हम सबने ये महसूस किया है। आप बड़े उत्साह के साथ कोई प्रोजेक्ट शुरू करती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें खामियां दिखने लगती हैं। हाँ, और आप निराश महसूस करने लगती हैं। एक दीवार सामने आ जाती है और आप जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं उस दीवार को तोड़ने का तनाव उतना ही बढ़ता है। लेकिन किताब कहती है कि ये निराशा और रुकावट असल में उद्देश्यपूर्ण है। उद्देश्यपूर्ण कैसे? इसका एक क्लासिक उदाहरण एल्बर्ट आइंस्टाइन का है। जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी वाला। जी, उन्होंने उस समस्या पर 10 साल तक काम करने के बाद लगभग हार मान ली थी। वो पूरी तरह थक चुके थे। वो सोने चले गए और जब वे जागे तो समाधान अचानक उनके दिमाग में आ गया। ये तो हम सबके साथ होता है ना? हाँ, बिल्कुल। किसी मुश्किल सवाल पर घंटों सिर खपाओ, कुछ नहीं होता, और फिर नहाते हुए या टहलते हुए अचानक दिमाग में बत्ती जल जाती है। हमारा दिमाग जब सचेत रूप से कोशिश करना बंद कर देता है, तब भी अवचेतन में विचारों को जोड़ता रहता है और अक्सर समाधान तभी मिलता है। तो इसका मतलब है कि कभी-कभी किसी समस्या का सबसे अच्छा समाधान होता है उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। ये सुनना राहत की बात है। हाँ। अंत में स्रोत कुछ भावनात्मक बाधाओं के बारे में भी चेतावनी देता है, जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ये सारी रणनीतियां बेकार हो जाएंगी अगर हमारा भावनात्मक रवैया सही नहीं है। 2 प्रमुख बाधाएं हैं। एक आत्मसंतोष यानी कॉम्प्लेसेंसी, और दूसरी अधीरता यानी इम्पेशंस। ये तब आता है जब हम मान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और सवाल पूछना बंद कर देते हैं। हमारी जिज्ञासा मर जाती है। हम सीखने के लिए नहीं बल्कि अपनी जानकारी को सही साबित करने के लिए पढ़ने लगते हैं। ये रचनात्मकता का दुश्मन नंबर 1 है। और अधीरता? ये तो आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी लगती है। हमें हर चीज तुरंत चाहिए, और यही हमें प्रक्रिया को जल्दी खत्म करने के लिए उकसाती है, जिससे काम की गुणवत्ता गिर जाती है। हम गहराई में जाने के बजाय सतह पर ही रह जाते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए किताब में लियोनार्डो दा विंची के आदर्श वाक्य का उल्लेख है, ऑस्टिनाटो रिगोर, जिसका मतलब है जिद्दी कठोरता या दृढ़ लगन। हाँ, ये अधीरता का एक शक्तिशाली तोड़ है। इसका मतलब है हर प्रोजेक्ट पर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उतनी ही लगन, गहराई और ध्यान से काम करना। यह हमें आधे अधूरे मन से काम करने से रोकता है। हाँ, ये हमें प्रक्रिया का सम्मान करना सिखाता है, सिर्फ नतीजे का नहीं। तो आज की इस पूरी पड़ताल से मुझे लगता है एक बात तो बिल्कुल साफ है कि रचनात्मकता कोई रहस्यमय या जादुई उपहार नहीं है जो कुछ ही लोगों को मिलता है। ये एक ऐसी मानसिकता है, एक ऐसा कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। हाँ, एक आयामी मन जो बचपन की जिज्ञासा को सालों के अनुशासन और ज्ञान के साथ जुड़ता है। बिल्कुल। मोजार्ट, पास्चर और राइट ब्रदर्स जैसे उदाहरणों से पता चलता है कि साहसी बनना, अनिश्चितता को अपनाना और अपने नजरिए को लगातार चुनौती देना ही आगे बढ़ने का असली रास्ता है। ये सिर्फ कुछ नया करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये अपने सोचने के तरीके को ही बदलने के बारे में है। और अंत में एक विचार जो मेरे साथ रह गया है। स्रोत के अनुसार जब हम इस रचनात्मक प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाते हैं तो हम केवल कोई पेंटिंग या कोई संगीत या कोई नया आइडिया नहीं बना रहे होते। लेखक कहते हैं इस काम को करने में
हम वास्तव में खुद का निर्माण कर रहे होते हैं।